नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहाँ पर आप सभी के लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 को लेकर के। तो आपको हम बताते चले झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा एक बार बहुत ही जल्द आपकी होने जा रही है। यदि आप सभी अब तक तैयारी में नहीं जुड़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पर झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की जब विज्ञापन आएगी तब हम तैयारी करेंगे, तो आप सभी के लिए यह बहुत ही खराब बात होगा। क्योंकि आपको हम बता देते हैं अभी जो झारखंड की स्थिति चल रही है उसमें यह है कि आपको 1 महीना के अंदर भी परीक्षा करवा दिया जाएगा, ठीक है। अब रही बात कि यहाँ पर देखिए एक बार तो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा बहुत जल्द होने जा रही है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर कि सहायक आचार्य का परीक्षा, जेपीएससी का परीक्षा, सीडीपीओ का परीक्षा, जेपीएससी आपने देखा तमाम परीक्षाएं जो है 1 से डेढ़ महीना के अंदर फॉर्म भरवा करके ले लिया गया है। तो आपका भी परीक्षा इसी तरह से होने जा रहा है, ठीक है। अब रही बात कि अब देखिए आपकी तैयारी के लिए आपके बाजार में बहुत से लोग आ चुके हैं, बहुत से इंस्टीट्यूट आ चुके हैं, बहुत से किताबें आ चुकी हैं, लेकिन आपको जज करना है, आपको सर्टिफिकेट लेना है, तो हम कहाँ जाएँ और कैसे तैयारी करें, ठीक है। तो देखिए इसके लिए किसी के बोलने से नहीं, आप यहाँ पर अभी तक जितनी परीक्षाएँ हो रही है, आप उसको एक बार उठा करके सिर्फ प्रश्न पत्र को देखिएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और नहीं पढ़ना चाहिए। तो देखिए अभी बहुत सारे जो है यहाँ पर सेफ लुसेंट और आर.एस. अग्रवाल की किताबों को जो यहाँ पर एसएससी का रहता है, उसके सिलेबस को आप लोग कंप्लीट करते हैं, जो कि यहाँ पर लोग फेल हो रहे हैं और आप और आशंका है कि आप भी यहाँ पर फेल कर सकते हैं अगर वही प्रक्रिया को अपना रहे होंगे। तो करना क्या होगा कि जिससे मेरा 101% रिजल्ट हो जाए। तो आपका 101% रिजल्ट होने के लिए आपको यहाँ पर ज़रूरी है, जैक एग्जाम ले रहा है ना, तो जैक की किताब को आप पढ़ेंगे। जैक की किताब आप 6 to 10 तक का जो सरकारी विद्यालय में उपलब्ध है, जेसीईआरटी का, उसको यदि आप यहाँ से पूरे एकदम एक लेवल में देख लेते हैं तो आपको 100% श्योर शॉट है कि यहाँ से आपका 80% मार्क्स जो है आप अपने एग्जाम में ले करके जाइएगा। लेकिन अगर इधर उधर का आप पढ़ रहे हैं तो आपको समझिए कि यहाँ से आप 40-50% पर ही रह जाइएगा, आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए हमारे तरफ से ही सलाह दी जाती है कि यदि आपके पास जैक की किताब है तो आप खुद पढ़ लीजिए, और नहीं पढ़ पा रहे हैं तो देखिए हमारे इंस्टीट्यूट में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जैक की किताब की ही तैयारी करवाई जाती है, जो कि इसके पहले आकलन का रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा, जिसका कोई कल्पना नहीं किया जा सकता है कि हूबहू लिखा हुआ प्रश्न हैंड रिटेन नोट्स का भिड़ा था। उसके बाद देखिएगा तो आपका अभी सहायक आचार्य में भी बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो हैंड रिटेन नोट्स यहाँ पर भिड़े हैं, ठीक है। अब रही बात कि आगे अब जेटेट आने वाला है, तो जेटेट के लिए तो 101% आपको हम गारंटी देते हैं कि अगर जीसीईआरटी टेक्स्ट बुक से नहीं आया, जैक किताब से नहीं आया, हमारा लिखा हुआ प्रश्न नहीं आया, तो आपको पैसा वापस हो जाएगा, ठीक है। तो आप 100% अपना यहाँ पर सिक्योर करने के लिए, अपना लाइफ बनाने के लिए आपको अगर जेटेट पास करना है तो आपको यहाँ पर जुड़ना है। अभी देखिए हमारे यहाँ पर मेगा ऑफर चलाया जा रहा है जिसमें आप जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। एक अगर आपको 1 to 5 की तैयारी करना है तो उसके लिए जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से स्पेशल 6 to 10 का 999 रुपये, और यहाँ पर 1 to 5 का भी 999 रुपये। लेकिन अभी यहाँ पर एक ऑफर चल रहा है हमारे यहाँ, पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर 100 कैंडिडेट का एडमिशन करवाया जा रहा है, जिसमें आपको 1 to 5 के लिए 500 रुपये लगेंगे और 6 to 8 के लिए भी 500 रुपये अलग अलग राशि लगेगी, और दोनों में देना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये यहाँ पर लग रहे हैं। तो पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर एडमिशन कर लीजिएगा। देखिए आपको बता दें, आप कहीं से भी तैयारी कीजिए, आपको जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना अभी झारखंड में कोई भी परीक्षा जो है वो अच्छा नहीं जा रहा है। जिन्होंने अभी भी आपको बता दे रहे हैं यहाँ पर जो सहायक आचार्य की परीक्षा चल रही थी, उन्होंने जो यहाँ पर हमारे यहाँ से जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का लिया नोट्स, और उन्होंने बहुत ही अच्छे यहाँ पर स्कोर किए हैं। लेकिन ऐसे जो यहाँ पर तैयारी कर रहे थे बहुत ही ज़्यादा आपको बता दें फी दे करके भी, तो उनका भी नहीं हुआ है और अच्छा नहीं आया है। तो आप सभी अभी भी यहाँ पर समय है, आप जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से तैयारी कर लेंगे, और यदि नहीं कर पाते हैं तो आप यहाँ से नोट्स सारा चीज़ परचेज करके एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज का महत्वपूर्ण क्लास। प्राथमिक क्रिया में किसको शामिल किया जाता है आपको बताना है। देखिए 3 प्रकार की क्रियाएं जो आपको यहाँ पर पढ़नी है। एक है प्राथमिक क्रिया, एक है द्वितीयक क्रिया और एक है तृतीयक क्रिया। तीनों से एक प्रश्न एग्जाम में निकल के आते हैं, तीनों को हम लोग यहाँ पर कवर अप करेंगे, ठीक है। प्राथमिक क्रिया में किसको शामिल किया जाता है? कृषि को, खनन को, मछली पालन को, या सभी को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता कौन कौन है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत वे सारी क्रियाएं शामिल की जाती है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन एवं निष्कर्षण से होता है। मतलब जिसका प्राकृतिक संसाधन का हम निष्कर्षण करते हैं, शुरू बार निकालते हैं, वही जो चीज़ है आपकी प्राथमिक क्रिया है। जैसे कृषि, तो जो हम लोग हैं कृषि जब करेंगे तो उससे या तो धान का उत्पादन करेंगे, या चावल का उत्पादन करेंगे, या गेहूं का उत्पादन करेंगे, या सरसों का उत्पादन करेंगे। तो ये कृषि जो है आपकी प्राथमिक क्रिया में चला गया, ठीक है। खनन कार्य यदि आप करेंगे, देखिए खनन कार्य यहाँ पर जो है कृषि, ठीक है।
खनन कार्य करेंगे तो खनन करेंगे तो आप क्या निकालेंगे, चाहे तो आप बॉक्साइट का अयस्क निकालेंगे, चाहे तो आप हेमाटाइट निकालेंगे, चाहे तो आप कोयला निकालेंगे ना। तो ये प्राथमिक क्रिया में शामिल होता है। मछली पालन किसके लिए, तो ये प्राकृतिक क्रिया में शामिल है जिससे आपको बाहर आने पर जो है उसका उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्वितीय क्रिया में शामिल होता है, द्वितीय क्रिया में शामिल होता है बॉक्साइट से एल्युमिनियम, गेहूं से रोटी, लकड़ी से चौकी या सभी। ठीक है, तो प्राथमिक क्रिया तो आपने देखा जिसका संबंध सीधे प्रकृति से किसी भी चीज़ का निष्कासन, किसी भी चीज़ का उत्पादन, किसी भी चीज़ के उत्पादन से जुड़ा हुआ था। ठीक है, अब द्वितीय क्रिया में वैसे चीज़ शामिल है जब प्राथमिक क्रिया का निष्कासन हो गया उसके बाद जो उसका उपयोग हम लोग करेंगे वो द्वितीय क्रिया में शामिल होता है। तो देखिए, ये बॉक्साइट जो निकला ये खदान से निकला, ये प्राथमिक क्रिया में शामिल था। अब उससे एल्युमिनियम बना तो वो द्वितीय क्रिया हो गया। गेहूं कृषि से हुआ, ये प्राथमिक क्रिया में शामिल था, लेकिन उससे रोटी बनाया तो वो द्वितीय क्रिया में शामिल हो गया। तो इसका राइट आंसर इसमें सभी हो जाएगा। ठीक है, देखिए द्वितीय क्रिया के अंतर्गत किसको लाया जाता है, प्राथमिक क्रिया से प्राप्त वस्तु द्वारा जो नई वस्तु निर्मित की जाती है, वो जो है आपको द्वितीय क्रिया में शामिल की जाती है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, तृतीय क्रिया में किसको शामिल किया जाता है, यातायात, संचार, विज्ञापन या सभी। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर हम लोग जान जाएंगे तृतीय क्रिया होता क्या है। देखिए यहाँ पर स्पष्ट है, तृतीय क्रिया में वैसे क्रिया को शामिल किया जाता है जो प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र को आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान करते हैं। ठीक है, जैसे प्राथमिक क्रिया जो निष्कासन हम लोग किए, द्वितीय क्रिया जब उसका उपयोग होने लगा, और तृतीय क्रिया उपयोग को जो बाज़ार में ले जा करके हम लोग बेचते हैं, बाज़ार में जब बेचने लगे हम लोग और उसको आगे बढ़ाने लगे उस चीज़ को, तो वो सभी तृतीय क्रिया में आते हैं। जिससे दुकानदार किसी चीज़ को प्रथम क्रिया हुआ उसका उत्पादन जो निकला, निष्कर्षण हुआ, उसके बाद उससे जो मटेरियल बन गया वो द्वितीय क्रिया हो गया। और इस मटेरियल को अगर बाज़ार में कोई बेच रहा है जिससे हमको सहयोग प्राप्त हो रहा है आगे बढ़ाने में, तो तृतीय क्रिया है। तो दुकानदार हो जाएगा, बाज़ार हो जाएगा, कर्मचारी होगा, ब्यूटी पार्लर, ड्राइवर, डॉक्टर, ये सभी जो है आपका तृतीय क्रिया में शामिल हैं। झारखंड में कितना प्रतिशत भूमि जो है कृषि योग्य है, प्रश्न जेएसएससी में पूछा गया था। 37.30, 32, 29 या डी में 35%। इसका राइट आंसर हो जाएगा 37.30। ठीक है, झारखंड राज्य में कितना प्रतिशत भूभाग पर वन है, झारखंड राज्य में कितना प्रतिशत भूभाग पर वन है, ये भी जेएसएससी का पूछा हुआ प्रश्न है। 29.61, 25, 23 या 27%। ठीक है, तो झारखंड राज्य में जो वन है आपका 29.61% पर है, लेकिन वन होना कितना चाहिए था आपको, 33% में। ठीक है, एग्रीकल्चर का संबंध किससे है, प्रश्न आया हुआ है, एग्रीकल्चर का संबंध किससे है, कृषि कार्य, मत्स्य उत्पादन, रेशम उत्पादन या फूलों की खेती। तो एग्रीकल्चर मतलब कृषि होता है, तो कृषि कार्य से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, कृषि कार्य से जुड़ा हुआ है। विटीकल्चर का संबंध किससे है, विटीकल्चर का संबंध किससे है, कृषि कार्य, मत्स्य उत्पादन, अंगूरों का उत्पादन या फूलों की खेती। ठीक है, विटीकल्चर जो होता है वो अंगूर के उत्पादन से जुड़ा हुआ चीज़ है, विटीकल्चर होता है ये अंगूर का उत्पादन। पीसी कल्चर का संबंध किससे है, पीसी कल्चर का संबंध किससे है, बार बार आने वाला प्रश्न है, 1001 बार ये प्रश्न पूछा गया है। पीसी कल्चर का संबंध किससे है, तो ये आपका किससे है, संबंध मत्स्य पालन से है। पीसी कल्चर का संबंध मत्स्य पालन से है। सेरी कल्चर का संबंध किससे है, ये भी प्रश्न आया हुआ है, सेरी कल्चर का संबंध किससे है। ठीक है, कृषि कार्य, मधुमक्खी, फल उत्पादन या रेशम उत्पादन। ठीक है, तो सेरीकल्चर जो जुड़ा हुआ होता है, सेरीकल्चर ये रेशम से जुड़ा हुआ था, सेरी किससे जुड़ा हुआ होता है, रेशम से जुड़ा हुआ है, तो ये रेशम उत्पादन से जुड़ा हुआ फसल से संबंधित है। फ्लोरिकल्चर का संबंध किससे है, आपको बताना फ्लोरिकल्चर का संबंध किससे है, कृषि कार्य, मधुमक्खी पालन, फूलों का उत्पादन या रेशम का उत्पादन। देखिए फ्लोरी ना, तो फ्लोरी इसको कहेंगे फ्लावर, क्या कहेंगे, फ्लावर, फ्लावर माने फूल, तो फूलों का उत्पादन। ठीक है, तो फ्लोरिकल्चर माने फूलों का उत्पादन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, एपीकल्चर का संबंध किससे है, देखिए एपीकल्चर का संबंध किससे है, एप माने क्या होता है, एप माने होता है, देखिए यहाँ पर शहद या मधुमक्खी याद कर लीजिएगा। ठीक है, शहद या मधुमक्खी, तो एपीकल्चर मतलब मधुमक्खी पालन से इसका संबंध है, किससे संबंध है, मधुमक्खी पालन से संबंध है।
कृषि का सबसे प्राचीन स्वरूप क्या है? कृषि का सबसे प्राचीन स्वरूप क्या है? स्थानांतरित कृषि, जीवनवाहर कृषि, जलवासी कृषि या कोई नहीं? तो कृषि का सबसे जो प्राचीन स्वरूप है वो देखिए आपका यहाँ पर है स्थानांतरित कृषि। क्या है? स्थानांतरित कृषि, जो शुरू बार स्थान बदल बदल के करते रहते थे, तो उसको हम लोग जो है स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, ये सभी स्थानांतरित कृषि में जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा यहाँ पर। स्थानांतरित कृषि को उत्तरी पूर्वी भारत में किस नाम से जाना जाता है? इसको आप याद रख लीजिएगा। स्थानांतरित कृषि को विभिन्न जगहों पर विभिन्न नाम से जाना जाता था। वो एक प्रश्न देखिए निकल के आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो स्थानांतरित कृषि को उत्तरी पूर्वी भारत में किस नाम से जाना जाता था? झूम, रोका, दीपा या चेनो। ठीक है, तो देखिए स्थानांतरित कृषि को उत्तर पूर्वी भारत में जो है वो झूम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? झूम की खेती ना, नाम सुने होंगे, झूम की खेती, उसको स्थानांतरित कृषि ही कहा जाता है, लेकिन उत्तर पूर्वी भारत में इसका नाम झूम की खेती के लोग जानते हैं। ठीक है, स्थानांतरित कृषि को छत्तीसगढ़ में किस नाम से जाना जाता है? झूम, रोका, दीपा या चेनो। ठीक है, ये जब आप छत्तीसगढ़ में जाएंगे तो वहाँ पर इसका नाम बदल दिया जाएगा और इसका नाम हो जाएगा दीपा। क्या हो जाएगा इसका नाम? दीपा। ठीक है, स्थानांतरित कृषि को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? स्थानांतरित कृषि को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? झूम, चेनो, रोका या दीपा। ठीक है, जब आप ब्राजील में जाएंगे तो स्थानांतरित कृषि का नाम बदल करके यहाँ पर हो जाएगा रोका। क्या हो जाएगा? रोका। गेहूं का कटोरा किसको कहा जाता है? स्टेपिज को, वेल्ड को, प्रेरिज को या उत्तरी अफ्रीका को? तो गेहूं का कटोरा जो है वो आपको प्रेरिज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्रेरिज। मिश्रित कृषि कहलाता है, मिश्रित कृषि में कौन आता है? कृषि के साथ दलहन फसल, रबी फसल और खरीफ फसल साथ में, कृषि के साथ पशुपालन कार्य, कृषि के साथ उर्वरक का उत्पादन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर अभी देखिए तो ये मिश्रित कृषि का आपका कृषि के साथ साथ यदि आप पशुपालन का कार्य करते हैं तो वो जो है आपका मिश्रित कृषि के अंतर्गत आता है। रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक किस में होता है? मलेशिया, ब्राज़ील, भारत या फिलीपींस। ठीक है, तो रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक जो होता है आपका मलेशिया में होता है। कहवा का उत्पादन सबसे अधिक किस देश में होता है? मलेशिया, ब्राज़ील, भारत या फिलीपींस। ठीक है, कहवा का सबसे अधिक उत्पादन जो होता है आपका ब्राज़ील में होता है। चाय का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है? आपको बताना है। मलेशिया, ब्राज़ील, भारत या फिलीपींस। से बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, चाय का उत्पादन याद रखिएगा। तो चाय का उत्पादन जो है वो सबसे अधिक जो होता है आपको कहाँ पर होता है? भारत में होता है। कहाँ पर होता है? भारत में होता है। ठीक है, नारियल का सबसे अधिक उत्पादन फिलीपींस में और मसाला के सबसे अधिक उत्पादन भी भारत देश में ही होता है। कहवा के बड़े बागान को क्या कहा जाता है? ये प्रश्न पूछा गया था, बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। कहवा के बड़े बागान को क्या कहा जाता है? एजेंडा, फजेंडा, पजेंडा या चजेंडा, क्या कहता है? ठीक है, तो कहवा के बड़े बागान को फजेंडा जाना जाता है। क्या जाना जाता है? फजेंडा। भारत में चाय का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या केरल। ठीक है, भारत में चाय का सबसे अधिक उत्पादन जो होता है वो आपका किस राज्य में होता है? असम राज्य में होता है। सबसे अधिक नारियल का उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? असम, केरल, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल। तो सबसे अधिक नारियल का उत्पादन जो होता है आपका भारत के किस राज्य में? तो वो आपका केरल में होता है। सबसे अधिक कहवा का उत्पादन किस राज्य में होता है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या कश्मीर। ठीक है, कहवा, यही चीज लिखा हुआ ना, कहवा, और कहवा में क से याद रख लीजिएगा कर्नाटक। क्या याद रख लीजिएगा? कहवा का कर्नाटक। कहवा सबसे अधिक कहाँ होता है? कर्नाटक राज्य में होता है। ठीक है।